जी CFAP6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 21। आज के लेक्चर में हमने जो स्टैंडर्ड डिस्कस करना है वो है ISA 620। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर ISA 610 में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सर ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन की वैल्यूएशन में वो कहता है कि इंटरनल ऑडिट के जो डॉक्यूमेंटेड वर्क प्रोग्राम्स होने चाहिए। इवैल्यूएशन में वो कहता है कि इंटरनल ऑडिटर के डॉक्यूमेंटेड वर्क प्रोग्राम होने चाहिए। ये क्या होते हैं? जिस तरह हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो है ये जब कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो पहले प्लान करते हैं। क्या उस प्लानिंग की कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है? बिल्कुल, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान होते हैं। उसके बाद उन प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उनके कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल, हमारे वर्किंग पेपर हर एरिया के प्रिपेयर होते हैं। तो जिस तरह हमारे वर्क प्लान और वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर होते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह इंटरनल ऑडिटर को भी काम करना चाहिए कि उसका जो भी प्लानिंग कर रहा है पहले डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उसके वर्क प्लान मौजूद हो और बाद में उन्हीं को सामने रखते हुए वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हो। तरीकाकार उसका वही होना चाहिए जो एक्सटर्नल ऑडिटर का है। प्रोसीजर डिफरेंट होंगे लेकिन उन प्रोसीजर को परफॉर्म करने का तरीकाकार उसका वैसा ही होना चाहिए जैसा एक्सटर्नल ऑडिटर्स का होता है। ठीक है, इसी को नाम देते हैं डॉक्यूमेंटेड, प्लान्ड, सुपरवाइज्ड और रिव्यू। ठीक, और कोई क्वेश्चन? ये सेकंड क्वेश्चन है डायरेक्ट असिस्टेंस का। तो इसमें वो डायरेक्ट असिस्टेंस जो है इन इंटरनल ऑडिटर से नहीं लेगा जब हैव हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसमें आ रहा है एग्जांपल डिस्कशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड डिटरमिनेशन ऑफ अनअनाउंस्ड ऑडिट। डिटर्मिनेशन, ठीक है। डायरेक्ट असिस्टेंस में सबसे पहले जो कंसेप्ट डिस्कस करता है वो हमें ये बताता है कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें डायरेक्ट असिस्टेंस हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो उसमें वो एक जगह पे उसने बताया कि हाई रिस्क हो, जब ठीक है सिग्निफिकेंट रिस्क हो तो हमें उन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी चाहिए। अब आगे एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल्स हमारे लिए याद रखिए, किसी भी स्टैंडर्ड में अगर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उसने, हमारे लिए समझना एग्जाम्पल ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि केस स्टडी में नॉर्मली वो इन एग्जाम्पल से केस बनाएगा। तो एग्जाम्पल में वो ये बता रहा है कि जैसे आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये इंटरनल ऑडिट वालों के साथ डिस्कस नहीं करने। अगर किसी एरिया में रिस्क को फ्रॉड है उसमें इंटरनल ऑडिटर्स को इन्वॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क को फ्रॉड है और आपने इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कस कर दिया तो चूंकि इसमें हायर रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, वो मैनेजमेंट के साथ या डायरेक्टर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ डिस्कस कर सकता है, जिससे वो हमारी मुखबरी हो जाएगी कि इंटरनल जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स है वो भी इस एरिया पे काम करने जा रहे हैं। इसी तरह उसने आगे कहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अनअनाउंस्ड ऑडिट प्रोसीजर। हमारे बहुत से प्रोसीजर ऐसे होते हैं, कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो हम क्लाइंट के साथ पहले शेयर कर देते हैं। जैसे स्टॉक काउंट करने के लिए जाना है, नॉर्मली वो क्लाइंट के साथ पहले शेयर कर लेते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड करनी है, नॉर्मली क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हैं पहले। लेकिन कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो हम अनअनाउंस्ड बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, खासतौर पर जब रिस्क ज़्यादा हो। ठीक है, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करते हैं कि हमारे क्लाइंट को पता ना चले हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं नेक्स्ट और किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। कहता है जब रिस्क ज़्यादा हो तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आपने फिर इंटरनल ऑडिटर्स को उस एरिया में काम नहीं करवाना, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंटरनल ऑडिटर्स को, इंटरनल ऑडिटर बेसिकली एक तरह से ब्रिज है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर भी लिंक्ड है, उससे काम करवा रहे हैं और मैनेजमेंट भी। तो हो सकता है कि अनजाने में ही सही हमारी कोई बात, हमारा कोई प्लान जो हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है मैनेजमेंट से, वो उसके ज़रिए मैनेजमेंट को पहुँच जाए। ठीक है, इसीलिए उसके साथ हमने डिस्कशन नहीं करनी, ऐसे मामलात की जो अनप्रिडिक्टेबल रखने हैं। इसी कंसेप्ट को सामने रखे कोड ऑफ एथिक्स में एक और रिक्वायरमेंट है। वो कहता है क्या एक ऑडिटर कंपेटिटर क्लाइंट का ऑडिट कर सकता है? एक इंडस्ट्री के अंदर दो कंपेटिटर्स हैं, क्या दोनों का ऑडिट एक ही फर्म कर सकती है? इसका जवाब है यस, कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिस्क होता है कि एक क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटर के जरिए से दूसरे क्लाइंट तक पहुंच जाए। तो इसको रोकने के लिए, अब वही मसला जो इंटरनल ऑडिटर का हमारे साथ मसला है, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? इंटरनल ऑडिटर वाला स्टैंडर्ड तो ये कहता है ना कि उस मामले में इंटरनल ऑडिटर को साइड वे कर दो, इन्वॉल्व ही ना करो। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है इन्वॉल्व कर सकते हैं सेम ऑडिटर को, लेकिन उस सूरत में दोनों क्लाइंट्स की टीम सेपरेट होंगी और आपने इन दोनों टीम्स की आपस में कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना। कि वो नॉर्मली होता है बातों में, जो टीम मेंबर्स होते हैं बातों बातों में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट्स की शेयर कर देते हैं, तो रिस्क होता है। तो इसलिए वो कोड ऑफ एथिक्स में जाके हम पढ़ेंगे, वो कहता है दोनों में के दरमियान में एक इंफॉर्मेशन बैरियर क्रिएट कर दो। तो हमने अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना है, इंश्योर करना है,
तो फिर हाई रिस्क एरियाज में जहाँ पे हमने प्रोसीजर को अनप्रिडिक्टेबल रखना है वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर्स को डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ नहीं करेंगे जी। सेम पार्टनर्स दो कंपैरेटर्स का नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के स्टैंडर्ड की तरफ चलें। अच्छा, आज का स्टैंडर्ड भी इजी है। मैंने आपको बताया था ये 2 वीक्स आपके सिलेबस में जितने इजी स्टैंडर्ड है ना मैंने इस वीक में और नेक्स्ट वीक के लिए रख लिए हैं। तो इसमें आपके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि आपके अगर पिछले कुछ लेक्चर्स पेंडिंग हैं तो इजी लेक्चर्स हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक के बाद जो स्टैंडर्ड्स हमने डिस्कस करने हैं ना वो थोड़े टेक्निकल होंगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों वालों से लर्निंग के हवाले से भी एग्जाम के हवाले से भी, क्योंकि ये जो इस वीक और नेक्स्ट वीक के 2 वीक्स के स्टैंडर्ड है ना इन 6 दिनों में डिस्कस होंगे। इनका नॉर्मली लैदा से पूरा क्वेश्चन नहीं आता। मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका रूटीन में लैदा क्वेश्चन आता है, रिस्क असेसमेंट में लैदा क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट का लैदा क्वेश्चन आता है, कोड ऑफ एथिक्स का लैदा क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका लैदा से पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। उनमें बाज़ औक़ात एक ही क्वेश्चन के अंदर 2, 3, 4 सिचुएशन दी होती हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की, और वो हमसे कहता है कि इसको सॉल्व। तो ये स्टैंडर्ड जो हम इन 2 वीक्स में पढ़ने जा रहे हैं पूरा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो आएगा। हाँ, किसी एक केस स्टडी के अंदर एक कंसेप्ट इन्वॉल्व हो सकता है, या एक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स होंगे और कोई एक पार्ट इनके ऊपर बेस कर सकता है, ठीक है। जो 600 की सीरीज कंसेप्ट क्या लेके चलती है कि वो कौन से एरियाज हैं जिनमें हम ऑडिटर दूसरे प्रोफेशनल से हेल्प ले सकता है। उसमें पहले हमने 610 में किसको पढ़ा? इंटरनल ऑडिटर को। 620 में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपर्ट को। बेसिक थीम जो है ना, बेसिक थीम वो सेम है। 2 हरफी बात जिसे हम कहते हैं ना, ISA 610 2 हरफी बात क्या करता है कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज तो कर सकते हो, लेकिन यूज करने से पहले आपने उसको भी वैल्यूएट करना है और उसके वर्क को भी वैल्यूएट करना है, दोनों को। 620 भी यही कह रहा है कि आप एक्सपर्ट को यूज कर सकते हो अपने काम में, लेकिन यूज करने से पहले आपने क्या करना है? 2 काम, एक उस एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है और दूसरा उसके वर्क को वैल्यूएट। अच्छा, जो इसके वर्क को वैल्यूएट करना है ना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है हमारे लिए। 610 में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को वैल्यूएट करना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं था। क्यों? हमारी भी फील्ड वही, उसकी भी फील्ड वही, री परफॉर्मेंस भी हमने की, वही काम जो उसने किया था वही काम हमने भी कर लिया सैंपल बेस पे। यहाँ पे री परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एक्सपर्ट की फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम तो काउंटिंग और ऑडिट के एक्सपर्ट। लेकिन बात रिक्वायर, अच्छा यही पे ट्विस्ट है, रिक्वायरमेंट सेम है लेकिन हमारे पास वो नॉलेज एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर कैसे वैल्यूएट करेंगे एक्सपर्ट के वर्क की? वो स्टैंडर्ड हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 610 भी 3 हिस्सों में आपसे कहा था, 3 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन में, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटर, और तीसरा डायरेक्ट असिस्टेंस। ये भी इसे समझे ये 3 बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है, हालांकि 2 में है लेकिन एक इसका हिस्सा छुपा हुआ किसी और स्टैंडर्ड में। तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड। एक इंट्रोडक्शन जिसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्सपर्ट के, दूसरा है वे कि जब हमने, अच्छा इंटरनल ऑडिटर में 2 कंसेप्ट थे, एक था यूजिंग द वर्क, एक था डायरेक्ट असिस्टेंस। एक्सपर्ट वाले में 2 कंसेप्ट नहीं, एक है। इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है। गेस कीजिए कौन सा है? यूजिंग द वर्क वाला होगा कि डायरेक्ट असिस्टेंस वाला होगा? यूजिंग द वर्क, क्योंकि हम उससे काम करवा ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है कि क्या काम करना है, तो सिर्फ यूजिंग द वर्क का होगा। अच्छा, इसमें आगे यूजिंग द वर्क के अंदर 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट का है, दूसरी ऑप्शन ये है कि एक्सपर्ट हमने खुद इंगेज किया है। अगर एक्सपर्ट मैनेजमेंट का है ना, तो फिर क्या करना है इसके बारे में सारी गाइडेंस मौजूद है ISA 500 में, अगर एक्सपर्ट मैनेजमेंट का। और अगर एक्सपर्ट ऑडिटर का है, ऑडिटर ने पॉइंट किया, तो इस सिचुएशन में सारी गाइडेंस कहाँ मौजूद है? ISA 620 में, ISA 620 में, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? एक्सपर्ट मैनेजमेंट ने पॉइंट किया हो, उस सूरत में कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? 500। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्सपर्ट ऑडिटर ने अपॉइंट किया हो, उस सूरत में कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? 620। लेकिन रिक्वायरमेंट्स दोनों में एक जैसी हैं।
19-20 का फ़र्क है, सिर्फ 19-20 का, यानी 5-7 ज़्यादा से ज़्यादा 10% का फ़र्क होगा। मोर देन 90% रिक्वायरमेंट्स सेम है, 500 की भी और 620 की भी। आप चाहें तो उनको आमने सामने रख के कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैं जो कंसेप्ट दोनों जगह पे है ना, वो किसी एक जगह पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरी जगह मैं कह दूंगा कि भाई ये रिपीट हो रहा है वही जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। ये ओवरऑल मैंने आपको थीम बता दिया आज के लेक्चर का। एक्सपर्ट को पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद ऑडिटर एक्सपर्ट की बात करेंगे, लेकिन दोनों में कंसेप्ट 90% सेम है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एक्सपर्ट कौन होता है? डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखी, नोट्स वगैरह में स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। एक्सपर्ट कौन होता है? जो किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता हो अदर देन काउंटिंग एंड ऑडिट। क्योंकि काउंटिंग और ऑडिट का अगर एक्सपर्ट है तो वो हम होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, ऑडिटर कहलाएंगे, वो एक्सपर्ट नहीं कहलाएगा, एक्सपर्ट किसी भी और फील्ड का। अच्छा बताइए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए या ऑडिट करते हुए एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा किसी और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ सकती है? एग्जाम्पल्स बताइए किस केस में पड़ सकते हैं? आईटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। वैल्यूअर्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। प्रॉपर्टी लॉयर्स की जरूरत पड़ सकती है, शाबाश। इंजीनियर्स की जरूरत पड़ सकती है, शाबाश। डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ सकती। डॉक्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में डॉक्टर का क्या रोल है भाई? हमारा सर दर्द होगा प्रोसीजर परफॉर्म करते करते, वो गोलियां दे देगा हमें। एक्चुएरियल कैलकुलेशंस के लिए यूज पड़ सकती है, क्योंकि समटाइम कुछ कैलकुलेशंस होती है कम्प्लेक्स, ठीक है, जैसे पेंशन ऑब्लिगेशंस को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो ये कुछ एरियाज हैं। एक्सपर्ट क्लियर हो गया क्या है? पहले मैंने आपको बता दी डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक्सपर्ट कोई इंडिविजुअल होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है? दोनों हो सकती है। वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर है ना, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी फर्म भी हो सकती है। तो उसी तरह एक्सपर्ट में भी इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अच्छा बताइए, एक्सपर्ट से जो हम हेल्प ले सकते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में एक्सपर्ट हेल्प कर सकता है, या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में हेल्प कर सकता है, या एक्सपर्ट दोनों सर्विसेज दे सकता है? दोनों सर्विसेज दे सकता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी स्किल्स इन्वॉल्व हैं जो काउंटिंग और ऑडिट नेचर की नहीं है, जैसे किसी इंजीनियर ने मशीनरी की यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करनी है, अंदाजा लगाना है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी का, इंपेयर तो नहीं हो गया, तो हमें एज ऑडिटर तो बाद में जरूरत पड़ेगी उसकी, मैनेजमेंट को उसकी जरूरत पहले पड़ेगी, क्योंकि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होनी है। तो इसका मतलब है हमने एक्सपर्ट को यूज करना है कि नहीं करना एज ऑडिटर, ये डिसीजन बाद में होगा। पहले डिसीजन क्या होगा? मैनेजमेंट ने डिसीजन करना है कि उसने एक्सपर्ट को यूज करना है कि नहीं करना, ठीक है। मैनेजमेंट अगर एक्सपर्ट को इंगेज करती है, इसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन में कहता है ये वो एक्सपर्ट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और अगर ऑडिटर अपने अलग से एक्सपर्ट अपॉइंट करे, उसे कहते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट। उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ये वो एक्सपर्ट है जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा। हालांकि हैं तो दोनों एक्सपर्ट, लेकिन उसने एक्सपर्ट को डिफाइन किया तो कोई और तरीके से डिफाइन किया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को और ऑडिटर एक्सपर्ट को डिफाइन किया फिर किसी और तरीके से किया। एक्सपर्ट कौन है समझ आ गई? किन एरियाज में हम एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद अगर किसी एरिया पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल की जरूरत है, उस एरिया को फेयरली स्टेट करने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत है, एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे। मैनेजमेंट ने जो डिसीजन करना होता है ना, मैनेजमेंट वो क्या डिसीजन करना होता है भला? हम एक्सपर्ट को एंगेज करें कि ना करें?
हम एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे ना करें। हो सकता है उन्होंने एक्सपर्ट को एंगेज ही ना किया हो, क्यों ना किया हो, डिफरेंट रीजन हो सकती है। वर्स्ट रीजन ये हो सकती है कि वो एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किए बगैर ही देखे यार मशीनरी ठीक चल रही है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, इसकी लाइफ चलेगी बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। या एक्सपर्ट को अगर इंगेज किया है तो भी दो ऑप्शन है फर्दर, क्या एक्सपर्ट उनका एम्प्लॉय हो, दूसरी ऑप्शन क्या है एक्सपर्ट बाहर का बंदा हो। जैसे इंटरनल ऑडिट में दोनों ऑप्शन थी ना, उनका ना इन हाउस लीगल काउंसिल भी हो सकती थी, आउटसोर्स भी कर सकते थे। उसी तरह एक्सपर्ट में भी सिमिलर, वो उनका एम्प्लॉय भी हो सकता है। अगर उन्हें अक्सर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, उनके काम की नेचर ऐसी है, उन्होंने एम्प्लॉय रखा होगा उनको। अगर कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से इंगेज किया होगा। तो मैनेजमेंट ने तो ये डिसीजन करना होता है। ऑडिटर ने जो डिसीजन करना होता है ना एक्सपर्ट के हवाले से, वो क्या करना होता है कि अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल की ज़रूरत है तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जिस एक्सपर्ट को इंगेज करके मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, क्या उसी की रिपोर्ट के ऊपर हम रिलाई कर लें कि अलहदा से अपना ऑडिटर एक्सपर्ट इंगेज करें? ऑडिटर ने यह डिसीजन करना होता है, और यह डिसीजन करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे सिग्निफिकेंस एंड रिस्क ऑफ मैटर। ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा रिस्की मैटर है, ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज़ करेगा, ठीक है। और इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिव है, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज कर लेगा। अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट, कैपेबल, ऑब्जेक्टिव नहीं है, अपना करेगा, सिंपल। तो यहां पहले कंसेप्ट में हमने डिस्कशन की एक्सपर्ट होता क्या है, और ऑडिटर ने जो डिसीजन करना है, ये स्टैंडर्ड ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया। ऑडिटर ने जो डिसीजन करना है कि मैं मैनेजमेंट का एक्सपर्ट यूज करूं या ना करूं, वो किन फैक्टर्स पे बेस कर रहा है। अच्छा, स्टैंडर्ड ने एक और फैक्टर भी बताया जो लेस कॉमन है प्रैक्टिस में, लेकिन हो सकता है समटाइम्स। जैसे आपने कभी देखा ऐसे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, MBBS क्वालिफाइड भी हो, या उसने LLB भी किया हो, चलिए LLB क्या, हालांकि वो लॉयर भी है और साथ ही साथ उसने वो ऑडिटर भी है, पॉसिबल है। तो तीसरा फैक्टर यह है कि क्या ऑडिटर खुद से ही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। अगर वो खुद से ही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है, यानी वो खुद ही एक्सपर्ट है, दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है वो, तो फिर उससे ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही एविडेंस ऑब्टेन कर लेगा। ना वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज करेगा और ना ही ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा। वो क्या करेगा, वो खुद ही एक्सपर्ट है, खुद ही एविडेंस ऑब्टेन कर लेगा। तो ये दो तीन चीजों को सामने रख के इस स्टेज पे ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया क्या, कि मैंने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को ही यूज कर लेना है, या अपना अलहदा से ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करना है, या किसी को भी नहीं यूज करना, मैं खुद ही काफी हूं, सुपरमैन हूं। तीन रास्ते क्लियर हो गए ये बात। अगर तो वो डिसाइड करता है कि मैं खुद ही सारी वेरिफिकेशन कर लूंगा, किसी को एंगेज करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो हमारा एक नॉर्मल एरिया हो जाएगा, ISA 620 इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन वो जैसे मैंने बताया रेयर केस है। नॉर्मली ऑडिटर यहाँ से दो डिसीजन करेगा, दो में से किसी एक डिसीजन पे पहुंचेगा। या तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को ही यूज कर लेगा, वो सोचेगा यार ये जो मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट इंगेज किया ये भी मार्केट से उठाया है, उनका अपना एम्प्लॉय थोड़ी है, मार्केट इसमें इसका मार्केट में नाम है, रेपुटेशन है, कई सालों से काम कर रहा है, तो उसने जो रिपोर्ट बना के दी है कि मशीनरी की लाइफ इतनी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, ये रिपोर्ट ठीक होगी। तो मैं बिला वजह अगर मैनेजमेंट ने भी मार्केट से एक अच्छा एक्सपर्ट उठा के उसकी रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, तो मैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों करूं बिला वजह, मैं ऐसी के वर्क को यूज कर लेता हूं। तो ऑडिटर हो सकता है कि ये डिसीजन करे मैंने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को ही यूज करना है, या हो सकता है ये डिसीजन करे मैंने ऑडिटर एक्सपर्ट को इंगेज करना है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज किया है ना, ये तो मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है, तो हो सकता है इसने फेवर दी हो, या बाहर का बंदा है भी लेकिन इनका आपस में कोई लगता है कोई इंटरेस्ट है,
जैसे ये अक्सर अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता रहता है ये एक्सपर्ट मैनेजमेंट को, तो हो सकता है फिर ऑडिटर डिसाइड करे मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज़ नहीं करना, ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज़ करना है। क्लियर? यहाँ से स्टैंडर्ड दो रस्तों में डिवाइड हो जाता है। पहला रास्ता क्या है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज़ करना है। दूसरा रास्ता क्या है, अगर तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज़ करना है, स्टैंडर्ड यहाँ से कहता है यहाँ से तुम चले जाओ ISA 500 में। ISA 500 बताएगा कि अगर आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज़ किया, उसके वर्क को यूज़ किया, उसकी रिपोर्ट को यूज़ किया तो क्या करना है। और अगर आपका डिसीजन होता है नहीं नहीं हमने तो ऑडिटर एक्सपर्ट इंगेज करना है, तो फिर किस स्टैंडर्ड में जाओ, 620 में। ये 620 में, ठीक है। ये सारा लेफ्ट साइड वाला सारा जो है ना ये 500 है और उस साइड वाला 620 है, लेकिन रिक्वायरमेंट सिमिलर है 90% तक। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताइए यहाँ पे रुक के ये एक हमारा एक चेक पॉइंट लग गया। पहले कौन सा करना चाहते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट या ऑडिटर एक्सपर्ट? चलिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी जी। वो रिपोर्टिंग की तरफ जाएगा, अभी की ऑर्डर मैटर की तरफ ना जाएं। वो मैंने जब लास्ट कंसेप्ट होगा आज के लेक्चर का उसमें डिस्कस करना, ठीक है। कंसेप्ट आपका ठीक है, रेलिवेंट इधर ही आएगा। जी, ऑडिटर डिसाइड कर। दुनिया में जहां कहीं सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क एंड मैटर डिसाइड होती है ये ऑडिटर डिसाइड करता है। नहीं नहीं, उसे ये पता है रिस्की है कि नहीं, क्या उसे ये नहीं पता? अच्छा मुझे ये बताइए, मशीनरी की यूजफुल लाइफ, मैं आपसे पूछता हूं सिग्निफिकेंट मैटर है कि नहीं? आपको ये नहीं पता यूजफुल लाइफ कैसे एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इतना तो पता है ना कि यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में यूज होगी या इंपेयरमेंट लॉस की इंडिकेशन होती है अगर लाइफ कम हो जाए। और अगर मशीनरी की टोटल वैल्यू देखे तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो इससे सिग्निफिकेंस का अंदाजा हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अगर क्लाइंट ने लायबिलिटीज कैलकुलेट की है पेंशन की, हम फर्ज कीजिए एक्चुअरियल नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं है, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि इसमें बहुत सी अजम्पशंस यूज होती हैं, मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज होते हैं जो कम्प्लेक्स है, गलती का चांस है, तो इसीलिए इसमें रिस्क और सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो बिल्कुल ये हम डिसाइड कर सकते हैं, कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीए नहीं किया, उन्होंने कभी एक क्लास भी नहीं पढ़ी होगी, ऐसा ही है, लेकिन उन्हें इतना तो पता है। क्या आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, चाहे वो उस फेज से नहीं भी गुजरे हो। तो अगर राइटर ने वो कैलकुलेशन खुद से नहीं भी की हुई, लेकिन फिर भी उसे इतना तो पता होगा यार ये एरिया जो है ना, ये चूंकि ये अमाउंट ज़्यादा है, इसमें अजम्पशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ये रिस्की होगा, तो उसे पता होगा, असेसमेंट होती है। आगे चलते हैं। ISA 500 कब अप्लाई होगा? व्हेन ऑडिटर डिसाइड टू यूज इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जब ऑडिटर डिसाइड करता है कि उसने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन यूज करनी है, स्टैंडर्ड ने वर्ड यह हमें यूज किया इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। एग्जाम में नॉर्मली वो इंफॉर्मेशन के बजाय वर्ड यूज करेगा रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्योंकि जब हम एक्सपर्ट से कोई भी काम करवाते हैं तो वो हमें जो डिलीवरेबल देता है वो रिपोर्ट की शक्ल में होते हैं। इसको एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। फर्ज कीजिए क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन करवाई प्रॉपर्टी की और एक्सपर्ट ने, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने उन्हें रिपोर्ट दी जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे अहम चीज़ हमारे लिए क्या होगी कि उसकी वैल्यू क्या है। अब आपको पता है उसकी वैल्यूएशन में बहुत सी अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। जैसे किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप रेगुलर मार्केट वैल्यू उसकी कुछ और हो सकती है, एक उसकी फोर्स सेल वैल्यू होती है वो कुछ और होती है कि अभी के अभी सेल करे तो क्या होगा। और इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कुछ और होती है, रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कुछ और होती है, बेसिस डिफरेंट है, अजम्पशंस डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन लगवाई जाती है उसमें इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाता है कि फ्यूचर में इस एरिया के इर्द गिर्द क्या गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन है। अगर उसके करीब भी पता चले कि मोटरवे फॉर एग्जांपल गुजरने वाली है या गवर्नमेंट कोई बड़ा उधर प्रोजेक्ट लगाने वाली है,
तो उसको भी फिर वैल्यूएशन में कंसिडर किया जाता है। तो वैल्यूएशन में बहुत से वेरिएबल्स होते हैं, अजम्पशंस, मेथोडोलॉजी यूज होती है। मैनेजमेंट को इंगेज कर लिया, मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को इंगेज कर लिया। हमारे सामने मैनेजमेंट ने अपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट रख दी, उनका सर ये देखिए हमने 500 मिलियन वैल्यू लगाई है एसेट की, प्रॉपर्टी की, और ये है वो रिपोर्ट जिस पे एक्सपर्ट ने 500 मिलियन हमें कहा था, इसकी बेस पे हमने वैल्यू उधर एडजस्टमेंट किया है। अब आप देख लीजिए क्या करना है। क्या हम फौरन ही ये डिसाइड कर लेंगे नहीं नहीं ये तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, हमने तो इससे कोई काम लेना ही नहीं है। अच्छा, एक केस स्टडी में उसने क्वेश्चन पूछा था, ये 610 का, कि एक ऑडिटर आया, उसने कहा जी इंटरनल ऑडिटर तो स्टैंडर्ड इजाजत देता है कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क को यूज कर लो, लाजमी तो नहीं ना करार देता, और मैंने इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना ही नहीं है, कंपिटेंट है तो होता रहे, ऑब्जेक्टिव है तो होता रहे, मैंने उसके वर्क को यूज ही नहीं करना, सारा काम खुद करूंगा, अपनी टीम से करवाऊंगा। लिखा था कमेंट कीजिए इस प्रोफेशनल की अप्रोच के ऊपर, क्या ये अप्रोच ठीक है? स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देता है, लेकिन उसने सोल्यूशन में प्रैक्टिकल कंसीडरेशन को सामने रखते हुए कहा था इसकी अप्रोच गलत है। क्यों? अगर आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, अगर आप उसका वर्क को यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना करें, क्यों ना करें। तो उसी तरह याद रखिए, स्टैंडर्ड हमें इजाजत देता है दोनों में से कौन सी भी कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले, लेकिन असूली तौर पे हमारी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर लें। हाँ, लेकिन जाहिर है कुछ चीजों को सामने रख के, तो अगर हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना है, हमने क्या काम करना है? सबसे पहला, जैसा इंटरनल ऑडिटर में किया था, उसको वैल्यूएट करना है, वैल्यूएट कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, उसकी कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी वैल्यूएट करनी है। दूसरा, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट, और तीसरा इवैल्यूएट करना है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क, या इसे एडिक्वेसी ऑफ वर्क भी कहते हैं कि उसका वर्क ठीक है कि नहीं। अच्छा, कंपेयर कीजिए इंटरनल ऑडिटर के साथ, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वहां पे सिर्फ 2 काम थे, यहां पे 3 काम है। आप बता सकते हैं कौन से काम 2 ऐसे हैं जो इंटरनल ऑडिटर के केस में भी करने थे, यहां पे भी करने हैं? इवैल्यूएट कंपिटेंस कैपेबिलिटी, उसको वैल्यूएट करने वाला, और एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना, और कौन सा एडिशनल है यहां पे? ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट। अच्छा चलें, ये तो ढूंढ लिया आपने कौन सा एडिशनल है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्यों एडिशनल है पॉइंट ये? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर के केस में ये काम करने के लिए आपको अलहदा से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से सीखे सिखाए हैं। लेकिन एक्सपर्ट के केस में आप उसके काम की एडिक्वेसी को वैल्यूएट कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब तक उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग, आपको अगर पता ही नहीं है पेंशन लायबिलिटी की कैलकुलेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन अजम्पशन यूज होती हैं, उसमें एवरेज एज ऑफ सिटीजन क्या होगी, उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी, एनुअल इंक्रीमेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या होता है डिस्काउंट करने के लिए, ठीक है, ये सारे वेरिएबल जब आपको पता ही नहीं होगा कैलकुलेशन में यूज होते हैं। आपको पता है वो IAS कौन सिखाता है? ये IAS 19, हाँ, वो आपको इसलिए सिखाया जाता है IAS 19 कि आपको पता चले उस कैलकुलेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होते हैं। जब तक ये नहीं पता होगा आप उसके वर्क को एवेल्युएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। IAS 19 जिसको आता है, क्या प्रैक्टिकली वो पेंशन लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर। हाँ, तो किस लिए? ताकि आपको पता हो, बेसिक आइडिया हो, कल कल को जो दूसरा बंदा वैल्यूएट कर रहा है, जो दूसरा बंदा काम कर रहा है, आप उसके वर्क को वैल्यूएट कर सके कि इसने वो जो हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मेथड रिक्वायर करता है, वो क्या है, उसको कहते हैं प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, कुछ तरह का नाम होता था। हाँ, कुछ तरह का नाम होता था। जब तक कि पता नहीं कि उसने क्या वही मेथड यूज किया, कोई और तो यूज नहीं कर लिया, ठीक है। आप उसको वैल्यूएट, उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए उसने हमसे ये कहा कि आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट भी वैल्यूएट करनी है। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है भला? ताकि बाद में हम ये 3rd नंबर वाला स्टेप परफॉर्म कर सकें। तो चलते हैं जी। सबसे पहले अब ये मैं आपसे पूछूंगा, स्टैंडर्ड ने जो लिखा है सो लिखा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपने एक्सपर्ट में 3 चीजें देखनी है, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कंपिटेंस का मतलब क्या है? जो कल मतलब था वही आज है।
इंटरनेट में भी यही देखा था ना, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ठीक है, मार्केट रेपुटेशन, ठीक है। और इसमें एक्सपर्ट की कंप्यूटर्स में खास तौर पे कुछ एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल, उनकी फील्ड के अंदर भी स्पेशलिस्ट फील्ड होती है। जैसे इंश्योरेंस के अंदर भी स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है उनकी, ठीक है, लाइफ के अलग सेक्टर है और दूसरे अलग है, तो उसमें सम टाइम ऐसा, लॉयर्स हैं अगर, ठीक है, तो उनमें भी कोई हो सकता है खास किस्म के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपर्ट हो, कोई हो सकता है क्रिमिनल केसेस एक्सपर्ट हो। तो जिस तरह मेडिकल में, मेडिकल की फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट फील्ड सब सेक्टर होते हैं, तो उसी तरह हम इवैल्यूएट करेंगे। अगर वो एक्सपर्ट ऐसा है जो कि उस इशू में जो जिसमें क्लाइंट इन्वॉल्व है उसमें स्पेशलिटी रखता है, उसकी कॉम्पिटेंस मजीद बढ़ जाएगी। कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, उसके पास इतने रिसोर्सेज। अच्छा ये मुझे बताइए, क्या, चले मैं अपनी बात नहीं कर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वो CFAP 6 पढ़ाने, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CFAP 6 का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट है? है, बिल्कुल, उसने प्रैक्टिस भी ली है, उसने सारा पढ़ा भी हुआ है, कॉम्पिटेंट है। एक्सपीरियंस पे थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन नॉलेज है उसके पास। सर क्या वो कैपेबल है कि AFC का QM पढ़ा सके? अच्छा, AFC का QM भी पढ़ा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा नहीं सकता? पढ़ा सकता है, QM क्यों नहीं पढ़ा? इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, कम से कम CA वाली इंग्लिश तो पढ़ा ही सकता है, बाकी और पढ़ा सकता ना हो, CA वाली तो पढ़ा ही सकता है। अच्छा, मेरे से में एक सेंटेंस आ गया, बड़े टाइम पे है, एक जुमला है, वो था कुछ इस तरह का, मैं कुछ भूल रहा हूं लेकिन कंसेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करता हूं कि इंसान कोई भी काम कर सकता है लेकिन इंसान हर काम नहीं कर सकता है। समझ आए? चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको मैं थोड़ा सा इसी एग्जांपल के साथ लिंक करता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है CA का, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। और कितना को पढ़ा लेगा? 1 घंटा पढ़ा लेगा, 2 पढ़ा लेगा, 10 घंटे पढ़ा लेगा। और CA में तो कितने, 21 सब्जेक्ट्स हैं। क्या एक दिन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 21 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? पढ़ा कोई भी सकता है, क्योंकि खुद सारे उसने पढ़े हुए हैं, कॉम्पिटेंट है, कैपेबल नहीं है, यानी उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पढ़ा सके या वो काम कर सके। तो कॉम्पिटेंस का ताल्लुक है आपकी एबिलिटी से, कैपेबिलिटी का ताल्लुक यह है कि आपके पास रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं कि आप उसके अपने नॉलेज को अप्लाई कर सके, यूज कर सके। ठीक है, जैसे हम यहां पे बैठे हैं, लाहौर का कोई एक्सपर्ट है, उसको एंगेज करेंगे, वो कॉम्पिटेंट भी है, कैपेबल भी है। लेकिन अगर जर्मनी में किसी एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर लें, वो हो सकता है कॉम्पिटेंट तो ज्यादा हो लेकिन कैपेबल नहीं होगा, काम नहीं कर सकता। ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है कुछ। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? एम्प्लॉय है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये पता चला, उसकी रिपोर्ट को यूज कर लेंगे? हाँ, कहेंगे नहीं भाई। या एम्प्लॉय नहीं है लेकिन आपको पता चला फॉर एग्जांपल कि वो अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता रहता है, या 2 साल पहले क्लाइंट का एम्प्लॉय रहा था, तो आपके जहन में डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे उसकी ऑब्जेक्टिविटी के हवाले से। तो हमने ये देखना है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी में ये क्राइटेरिया कंसीडर। कैसे पता चलेगा आपको कॉम्पिटेंट, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? कैसे पता चलेगा किसी एक्सपर्ट के बारे में? मार्केट में देखेंगे। ठीक है, लाहौर के किसी एक्सपर्ट का बता सकते हैं? आपने कभी किसी क्लाइंट पे देखा, कोई रिपोर्ट पढ़ी हो? कोई नुमान एसोसिएट? अच्छा चलें, ठीक है। अगर नहीं पता आपको, इन्होंने कहा नुमान एसोसिएट्स फॉर एग्जांपल, आपके क्लाइंट पे ही आ गया, आपको नहीं पता नुमान एसोसिएट्स कौन है, क्लाइंट ने लेकिन उनकी रिपोर्ट को यूज किया हुआ है। कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? पहले पर्सनल, कुछ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, क्या करें? एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर लें मामला। ठीक है, क्या आपका क्वालिफिकेशन क्या है, किस जगह पे ऑफिस है, सिर्फ लाहौर में ही ऑफिस है कि अगर ऑफिस अच्छा है या ज़्यादा लोकेशन पे है तो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। पब्लिश पेपर या बुक्स ऑफ एक्सपर्ट, नॉर्मली जिस एक्सपर्ट की बुक्स पब्लिश होती हैं उसको समझा जाता है कि वो कॉम्पिटेंट है, मोर कॉम्पिटेंट अपनी बॉडी में। और प्रोफेशनल बॉडी के साथ एसोसिएशन,
इन वेक्टर्स को वैल्यूएट करने के लिए सोर्स क्या है, ये इस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से ये वाले मैटर्स वैल्यूएट हो रहे हैं। ये सारा काम करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, पहला डिसीजन तो हमने यहां पे किया था ना, अब यहां पे हम उसको वैल्यूएट किया मे बी। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी ये थी कि एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है। ड्यूरिंग ऑडिट जाके कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आई कि आपको पता चला ये तो कॉम्पिटेंट या ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या हम अपनी असेसमेंट एक्सपर्ट के बारे में चेंज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड खास तौर पे इसको जिक्र करते हुए कहता है कर सकते हैं। उस सूरत में आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट को उधर ही रहने दें, आईटी एक्सपर्ट की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो अगर शुरू में आपका इरादा था मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करने का, बाद में डिटेल इंफॉर्मेशन सामने आई तो पता चला कि कॉम्पिटेंट कैपेबल ऑब्जेक्टिव नहीं है, छोड़ दें, आईटी एक्सपर्ट की तरफ चले जाएं। यहां से फर्ज कीजिए अब ओके है, कॉम्पिटेंट कैपेबल ऑब्जेक्टिव है, अब क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? उसकी फील्ड की। किस लिए? ताकि उसके काम को चेक कर सके। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड, उसके फील्ड की। इसका मतलब है हम अगर अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा ऑडिटर बनना चाहते हैं तो हमें पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना ही बनना है, आधा वकील भी बनना है, आधा वैल्यूअर भी बनना है, आधा आईटी एक्सपर्ट भी बनना है और आधा डॉक्टर भी बनना है। ठीक है, क्यों? बेसिक पूरा नहीं बनना। पूरा क्यों नहीं बनना? क्योंकि हमने खुद से वो काम नहीं करना, लेकिन उनके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पास। टू डिटरमिन नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, और टू इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। इन दोनों को गौर से पढ़िए, रीजंस को। फिर आपसे सवाल पूछता हूं, इसमें बता क्या रहा है कि आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट ऑब्टेन करनी है। किस लिए? रीजन, दो रीजन बता रहा है कि क्यों स्टैंडर्ड ने आपसे कहा उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। दूसरी रीजन मैंने आपको पहले बता दी थी, ये समझ आती है ना आपको, ताकि आप उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट कर सके, उसने काम ठीक किया कि नहीं, मोटा मोटा चेकिंग कर सके उसने काम ठीक किया कि नहीं किया। पहली रीजन क्या बताई स्टैंडर्ड ने? कि नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क कर सके। ठीक है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क कर सके। फर्ज कीजिए मैं आके ये कहता हूं आपसे, मुझे राइज ने एंगेज किया है कि मैंने आपको ऑडिट पढ़ाना है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि आप कहें सर बताइए आपका राइज के साथ क्या कॉन्टैक्ट हुआ है, हमारे सामने रखें। लेकिन अगर एक्सपर्ट की बात आएगी ना प्रैक्टिस में, तो आप कहेंगे, आप स्टेक होल्डर हैं, आप कहेंगे सर एग्रीमेंट सामने रखें। मैं पूछूंगा क्यों एग्रीमेंट क्यों सामने रखें? आप कहेंगे सर हम उसमें देख लें आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशन क्या एग्री हुई हैं, आपके साथ कौन सा सिलेबस पढ़ाने की बात हुई है, पाकिस्तान के सीफैप वाला कि इंडिया के सीफैप वाला, वो फ़र्क है। जब मेरा एग्रीमेंट हुआ होगा प्रिंसिपल साहब के साथ, तो उसमें क्या ये चीज़ तय पाई होगी कि नहीं कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सीफैप 6 पाकिस्तान वाला पढ़ाना, ये उधर लिखा होगा, और भी चीज़ें लिखी होगी, कितने अरसे में पढ़ाना है। हो सकता है मैंने एग्री किया हो 1 साल में पढ़ाना है। आप में से कुछ स्टूडेंट हो जिनकी आगे अटैम्प्ट है। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं कि मेरा जो कॉलेज के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या एग्री हुआ, क्या पढ़ाना है, कितने अरसे में पढ़ाना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? क्या सिर्फ क्लास में लेक्चर दे देना या व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर देना ये भी मेरी जिम्मेदारी में शामिल है? या एज प्रोफेशनल, एज स्टूडेंट तो आप नहीं पूछते, ठीक है, आप कहते हैं नहीं यार नासिब नहीं लगता, लेकिन एज प्रोफेशनल अगर आप किसी से कोई सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि नहीं। यही रीज़न बता रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट की फील्ड की होनी चाहिए। क्यों? ताकि आप डिटरमिन कर सकें नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, कि क्या जो स्कोप दिया गया है, स्कोप ऑफ वर्क दिया गया है, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक सफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है,
कहीं ऐसा था जैसे फर्स्ट कीजिए अगर एक्सपर्ट को एंगेज किया गया है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ना एग्रीमेंट, क्या ये देखने के लिए कि एक्सपर्ट को जो इंगेज किया गया कि प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करेगा तो सिर्फ उसे सिलेक्टेड प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करने को कहा गया है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करने को कहा गया? क्या उसे रिवैल्यूएशन एग्रीकल्चर बेसिस पे करने के लिए कहा गया है कि कमर्शियल बेसिस पे करने को कहा गया है जो लाहौर की प्रॉपर्टीज है? ये इंफॉर्मेशन क्या आपको पता होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर आपको पता चला सिलेक्टिव प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन, आप कहेंगे सर ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट ले जाए, ये हमारे किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जिन जिन एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की रिवैल्यूएशन हुई होगी ना, जिनकी कम हुई है उसके ऊपर तो उसने एक भी रिवैल्यूएशन नहीं की होगी। तो ये तो स्कोप ही इसका लिमिटेड है। जब इसका स्कोप ही लिमिटेड है, ऐसे एक्सपर्ट की रिपोर्ट को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ये जी ठीक है। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इसको लहदा ना सीखे, इसको इकट्ठा सीखे कि हमने ये देखना है क्या एक्सपर्ट के साथ जो एग्री हुई हैं चीजें, ठीक है, वो हमारे पर्पस के मुताबिक जो है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके ऊपर पूरा उतरती है कि नहीं उतरती। नहीं, यहां पे ये है कि आपने उसके काम को चेक करना है। ये वाला काम जो है ना, ये वाला प्रोसीजर उसके काम से पहले करते हैं, काम से पहले करते हैं। ये दो अंडरस्टैंडिंग हमने दो पर्पस के लिए की। एक एडिक्वेसी ऑफ वर्क, ये वाला काम हम कब करेंगे भला? जब एक्सपर्ट अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। ये ऊपर वाला पॉइंट कब करेंगे? डिटरमिन करना है कि नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क हमारे ऑडिट के लिहाज से कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट हो सकता है उसने कहा जी वैल्यूएशन करवाई है, हम कुछ वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की करवाई है, किस लिए? सर वो एक प्रोस्पेक्टिव बायर था तो वो खरीदने के लिए आया था, विलिंग था, तो उसके लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट करवाई गई थी। कैसी वैल्यूएशन रिपोर्ट आप यूज कर सकते हैं? आप थोड़ा ठटक जाएंगे, आप कहेंगे नहीं यार ये तो स्पेसिफिक एक बायर के लिए करवाई गई थी, इसमें हो सकता है ऊंच नीच हो, अजम्पशन डिफरेंट हो, उस बायर के लिहाज से फैक्टर्स को कंसीडर किया गया हो। इसका तो स्कोप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना था ही नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था ही नहीं, ऐसी रिपोर्ट को हमने यूज नहीं करना। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप उसके वर्क एक्सपर्ट के काम करने से पहले वैल्यूएट करेंगे। और कोई स्टूडेंट बता सकता है इसको वैल्यूएट करने के लिए हमें एक्सपर्ट की रिपोर्ट चाहिए? दूसरे पॉइंट को, पहले पॉइंट को वैल्यूएट करने के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट। शाबाश। जो किसका किसके साथ हुआ होगा? जो मैनेजमेंट और एक्सपर्ट का हुआ होगा, उस एग्रीमेंट को वैल्यूएट करना है हमने। ठीक है। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा फर्क है, मैंने बताया था 90% से थोड़ा सा फर्क है। अगर एक्सपर्ट का वर्क यूज किया गया है तो नोट कीजिएगा, हमने खुद से एग्रीमेंट नहीं करना एक्सपर्ट के साथ, बल्कि जो मैनेजमेंट ने एग्रीमेंट किया होगा उसको पढ़ लेना है कि स्कोप वगैरह, नेचर, ऑब्जेक्टिव हमारे पर्पस के मुताबिक मैच करते हैं कि नहीं। लेकिन जब हम अपने एक्सपर्ट की तरफ जाएंगे, ऑडिट एक्सपर्ट की तरफ, तो वहां पे ये नहीं कहता कि एग्रीमेंट पढ़ो, वहां पे क्या कहता है? एग्रीमेंट करो, और ये बताएगा कि उस एग्रीमेंट में ये चीजें तुमने डालनी है, ये चीजें तुमने डालनी है। ठीक है। तो ये डिटेल जो ज्यादा डिटेल्ड है ना, डिटेल ये 620 में डिस्कस हुई है डिटेल कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होंगी। 500 में डिटेल डिस्कस नहीं हुई। 500 में क्यों नहीं डिटेल डिस्कस हुई इसकी? क्योंकि उसमें तो मैनेजमेंट ने करना है। 620 में डिटेल डिस्कस हुई, क्यों? क्योंकि वो आइटम ने करना है। हमें भी वैसे ये उधर लिखना चाहिए था 620 वाले सेक्शन में, लेकिन चूंकि उधर जगह कम थी तो मैंने उसे कहा यार इधर लिखना, मैं स्टूडेंट को ज़बानी कलामी बता दूंगा। हाँ कि उधर। तो एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क, एक्सपर्ट ने क्या काम करना है, उसकी नेचर क्या है, मकसद क्या है, उसमें अजम्पशंस कौन कौन सी यूज करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। अगर फर्ज कीजिए यहाँ पे आपने अभी ये अज्यूम करना है कि हम एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें तय करेंगे? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? और मैनेजमेंट की, ऑडिटर की। ठीक है।
एक्सपर्ट की भी होगी, ऑडिटर की भी। अच्छा चले अभी ऐसा करें, आप थोड़ा सा शायद इसको मिक्स कर रहे हैं, इसको मैं पेंडिंग कर देता हूँ, मैं 620 में वापस आऊँगा यहाँ पे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना लिख लें कि हमने एग्रीमेंट वैल्यूएट करना है जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट के साथ हुआ है, पढ़ लेना है। पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग मिल गई, ठीक है। वैसे आप किसी भी एक्सपर्ट की फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना चाहें, मैं आपको एक बताता हूँ। आपको पता है आजकल वो ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी साइट्स हैं, एक तो कोर्सेरा साइट्स है, एक यूडमी साइट है, और भी बहुत सी साइट्स हैं। आप उधर जाएं, कोई मेरा हाल है $12-13 आपसे एक कोर्स की फ़ीस लेंगे, 4-5 दिन रगड़ के लगा दें, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस फील्ड की मिल जाएगी। मैंने खुद भी, जी फ्री भी मिल जाते हैं। वो कोर्सेरा में एक फार्मूला है, वो लगाए ना तो वो फ्री भी, सर्टिफिकेट नहीं मिलता लेकिन उसका, लेकिन काम हमारा हो जाता है। ICAP तो सिर्फ एक कोर्स देता है ना वो। चले आगे, बहरहाल तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट की फील्ड की हमें मिल गई। अब क्या करना है, उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट, किसके वर्क की एडिक्वेसी को, एक्सपर्ट के वर्क। मैं फॉर्म ऑफ अभी नहीं, सारी चारों चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, 620 में जाके वैल्यूएटिंग नहीं, इसका होना नहीं PDF फॉर्म में आके वर्ड फॉर्म में, ये मतलब नहीं है। वैल्यूएटिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क, एक्सपर्ट के वर्क की एडिक्वेसी वैल्यूएट करनी है। इसमें आपने क्या चीजें देखनी है, सोर्स डाटा एक्यूरेट और कंप्लीट है कि नहीं, सिग्निफिकेंट असम्पशंस एंड मेथड रीजनेबल है कि नहीं, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रीजनेबल और कंसिस्टेंट विद अदर एविडेंस है कि नहीं। फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसका। क्लाइंट ने एक एक्सपर्ट को एंगेज किया पेंशन लायबिलिटी एस्टिमेट करने के लिए। ज़रा दिमाग लड़ाइए, एक्सपर्ट ने मैनेजमेंट से कुछ सोर्स डाटा लिया होगा जिसकी बेस पे कैलकुलेशन करनी है। वो सोर्स डाटा क्या होगा, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होंगे, किसके, एम्प्लॉय। तो उससे भी पहले लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज होगी, और फिर ये क्राइटेरिया होगा कि कौन कौन सा एम्प्लॉय पेंशन के लिए एलिजिबल। सारे जो होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते नॉर्मली। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज होगी, क्राइटेरिया होगा, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये हो गया सोर्स डाटा। क्या हमें एज ऑडिटर ये देखना चाहिए सोर्स डाटा एक्यूरेट कंप्लीट है कि नहीं? कैसे देखेंगे? आपको भी दिया होगा, ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे? नहीं मेंशन करता है वो डाटा सही, भाई लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा आपको? वो पेरोल शीट के साथ आप कंपेयर कर लेंगे, पेरोल शीट में आ रहे हैं, पेरोल शीट तो हमने वेरीफाई की हुई है ना, कंपेयर कर लेंगे उसके साथ मैच कर, उसमें देख लेंगे कौन कौन से, कहीं इसमें लिस्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज तो नहीं आ गए। ये सोर्स डाटा है। अच्छा, तो इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी चेक कर लेंगे कब कंप्लीट है कि नहीं। कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय आया होना नहीं चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और परमानेंट एम्प्लॉय एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी कंप्लीटनेस का मतलब है। अगला, इसमें कौन कौन सी अजम्पशंस या मेथड्स अप्लाई किए गए होंगे? कोई अजम्पशंस यूज की गई होंगी इसकी कैलकुलेशन? क्या? एनुअल इंक्रीमेंट, क्योंकि आपको पता है पेंशन कैलकुलेट आज के दिन होती है जब एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पे होनी है 10, 15, 20 साल बाद जब वो रिटायर होगा, और पे होती है ये लास्ट ड्रॉन सैलरी पे, तो उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। एनुअल इंक्रीमेंट ये एक अजम्पशन है। और आपके ख्याल में एनुअल इंक्रीमेंट कितने % रीजनेबल है? स्टैंडर्ड ये फर्दर गाइडेंस नहीं देता, वो सिर्फ आपको कहता है ये चेक कर लो, लेकिन एग्जाम में भी आपसे प्रोसीजर पूछे कि ना 10-12% के करीब एनुअल इंक्रीमेंट तो ठीक है, 30% होगा अगर ठीक नहीं है। वो एक आधे साल में तो शायद कभी गवर्नमेंट खुश होकर 30% इंक्रीमेंट कर दे, नॉर्मली ऐसे नहीं करते। और कौन सी असम्पशन हो सकती है? एम्प्लॉयज टर्नओवर, कि वो कितने एम्प्लॉयज छोड़ के पहले चले जाएंगे, वो भी ठीक है। और उस एरिया का डेथ फैक्टर, मोर्टेलिटी रेट क्या है वो देख लेंगे हम, कि एवरेज लाइफ क्या है ये देख लेंगे। इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट, ये किस लिए? वो जो
आप कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें डिस्काउंट फैक्टर, तो वो होना चाहिए 50%। ठीक है, 50% रीजनेबल है? नहीं है। 50% डिस्काउंट है। कितने परसेंट डिस्काउंट? 8-10%। अच्छा, आप बता सकते हैं, आप प्रैक्टिशनर है, बता सकते हैं कि हमने जब डिस्काउंट फैक्टर निकालना होता है तो रेट जो बेंच मार्क है वो क्या लेते हैं वाला? आपने वो BFD में पढ़ा होगा, एक रिस्क फ्री रेट कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसमें कुछ प्रीमियम ऐड किया जाता है। रिस्क फ्री रेट क्या होता है भला, कहाँ से उठाते हैं हम? वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा प्रॉक्सी होता है रिस्क फ्री रेट का, उसको यूज़। तो ये अजम्पशन समझ आ गई आपको कि अजम्पशंस को आपने वैल्यूएट करना है, अजम्पशन मेथड रीजनेबल है कि नहीं। ये काम कर सकते हैं ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत तो नहीं है। ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ लाइबिलिटीज़ की, वरना हर केस में आप वैल्यूएशन कर सकते हैं इसके। अजम्पशन करता वही है, हम चेक कर रहे हैं रीजनेबल है कि नहीं। ये हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, अब देखिए इसको इंजीनियर ने बनाया किसी ना किसी, उसकी एग्जैक्ट लाइफ वही कर सकता है। मैं आपसे कहूँ ये 100 साल चलेगा, मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? कितने साल चलेगा फिर? पता चल गया ना, ये नहीं आपको पता कि एग्जैक्टली कितना चलेगा, लेकिन ये पता चल गया 100 साल रीजनेबल नहीं है। उसी तरह हमने देखना है, थोड़ा बहुत ऊंची नीच तो होगी, वेरिएशन आएगी, लेकिन हम एक रीजनेबल अमाउंट के ऊपर तो पहुंच जाएंगे ना। हम ये तो देख सकते हैं, जिसे आप कहा करते हैं कि कहीं एक्सपर्ट ने ब्लंडर तो नहीं मारा हुआ कोई, हो सकता है पैसे लेके उसने क्लाइंट की मर्जी की रिपोर्ट दे दी, वो तो नहीं हो, वो चीज चेक कर लेंगे। फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रीजनेबल है कि नहीं, इससे मुराद है नेट अमाउंट, नेट अमाउंट। ठीक है, नहीं कैलकुलेशन नहीं, इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन हुई, ठीक है, आपके सामने अजम्पशन, आपने सोर्स डाटा देख लिया कितना एरिया है, इसको इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर लिया कि जी फॉर एग्जांपल अगर ये 3, 4, 5 का जितना भी एरिया सोर्स डॉक्यूमेंट्स उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से मैच करता है, देख लिया। अजम्पशन, हाँ भाई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे चलती रोड है तो इसका मतलब है कस्टमर ज़्यादा होंगे, सेल वैल्यू इसकी ज़्यादा है, प्रीमियम इसका कुछ होना चाहिए, ठीक है, ये भी कंसिडर कर लिया। आपको बताया गया इसकी वैल्यू है, फर्ज कीजिए 50 करोड़। आप बता सकते हैं 50 करोड़ रीजनेबल है कि नहीं? आपके पास एक आपका क्लाइंट आया, कहने लगा सर ये वाली बिल्डिंग में 50 करोड़ में खरीदने लगा, बताइए रीजनेबल अमाउंट है कि नहीं? कैसे बताएं? नहीं क्या देंगे है, वो कहेगा ले ले फिर। आसपास के रेट्स देखेंगे। एक तरीका तो ये होता है ना, उसकी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो हम नहीं देख सकते ना, क्योंकि हम उस कम्प्लेक्स कैलकुलेशन देखने वेरीफाई करने के काबिल होते, खुद ना कर लेते। यहाँ पे देखिए जिसने 3 काम हमें कहे हैं और तीनों में भी हमें उसकी डिटेल कम्प्लेक्सिटीज की तरफ नहीं लेके गया, ऊपर से चेकिंग करने को कह रहा है। तो फाइंडिंग एंड कंक्लूजन समझ आइए वो रीजनेबल हो। जैसे आप देख लें कि लास्ट सेल इस एरिया में जो हुई है वो किस प्रॉपर्टी की हुई है और किस रेट पे हुई है, उसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि रीजनेबल है कि नहीं। आप अपने क्लाइंट की लाइबिलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं कंपेटिटर क्लाइंट के साथ। भाई कंपेटिटर क्लाइंट सुजुकी वाले हैं फॉर एग्जांपल, उनके 1500 एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो पेंशन लाइबिलिटीज है वो 60 मिलियन है। यहाँ पे होंडा वाले हैं या इंडस मोटर वाले हैं फॉर एग्जांपल, इनके एम्प्लॉइज जो हैं वो आधे हैं, लेकिन पेंशन लाइबिलिटी इनकी भी उतनी है। रीजनेबल है, हम ये नहीं बता सकेंगे कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये तो बता सकेंगे कि ये ठीक नहीं है। रीजनेबल का मतलब यही होता है। तो हमने फाइंडिंग एंड कंक्लूजन की रीजनेबलनेस चेक करने हैं। एग्रीड? 3 काम कर लिए। क्या काम? एक्सपर्ट की कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी का चेक कर ली, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, उसका काम चेक कर ली। अच्छा, उसके बाद की एडिक्वेसी वैल्यूएट कर ली। इसके बाद या तो आप इसके काम के साथ सहमत होंगे, एग्री करें या नहीं होंगे। अगर एग्री करते हैं स्टैंडर्ड यहीं खत्म, ठीक है, आगे चलें। हाँ, अपनी रिपोर्ट पे की ऑडिट मैटर दे दीजिए, क्योंकि कम्प्लेक्स है ना, जब कभी एक्सपर्ट को यूज करें की ऑडिट मैटर इंक्लूड करते हैं ना, वो दे दे। अगर आप उसकी रिपोर्ट के साथ मुतमिन नहीं है, फिर क्या करें?
अपना एक्सपर्ट अपॉइंट कर लें। हाँ, एक तीसरा रास्ता भी स्टैंडर्ड ने डिस्कस नहीं किया, केस स्टडी में आप कर सकते हैं। इस एक्सपर्ट ने मैनेजमेंट का ही एक्सपर्ट है, लेकिन इसने वैल्यूएशन रिपोर्ट में कुछ और लिखा हुआ है, वैल्यू बैलेंस शीट में कुछ और वैल्यू लिखी गई है। अब क्या करें? ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ये मिस स्टेटमेंट होगी कि वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है, अब देखें सेल्स इनवाइस रिकॉर्ड, सेल इनवाइस है 1 लाख की, रिकॉर्ड हुआ 2 लाख, आप इसको इनकंसिस्टेंसी कहेंगे कि मिस स्टेटमेंट कहेंगे? मिस स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट भी हो, लेकिन नॉर्मली आपको पता है मैनेजमेंट का एक्सपर्ट वो मैनेजमेंट बैलेंस शीट की अमाउंट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट सेम होती है। या तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात मान लेती है या एक्सपर्ट मैनेजमेंट की बात मान लेता है, नॉर्मली दोनों में इख्तलाफ होता नहीं। तो यहाँ पे 2 रास्ते निकलेंगे, या तो सारी चीज़ें आपके तसल्ली के मुताबिक है, काम यही ख़त्म, और अगर तसल्ली के मुताबिक नहीं है फिर का अपना एक्सपर्ट, फिर यहाँ से निकल के हमने ISA 620 की तरफ चले जाना है। क्लियर? यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक पॉइंट लगा, ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक है, नमाज के लिए ब्रेक, फिर उसके बाद आगे यहाँ से 620 की तरफ चलेंगे। लेकिन 620 में भी जहन में रखिएगा सिमिलर कंसेप्ट रिपीट हो रहे होंगे, इसलिए अगर आप पहले आ जाएं तो आपने अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, नोट्स में से पढ़ लें, ताकि जब हम 620 की तरफ चलें तो आपको कोई प्रॉब्लम है। दरमियान में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें क्या करते थे, इसमें क्या करते थे, एग्रीमेंट करना है कि नहीं करना, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह लेक्चर दोबारा स्टार्ट करेंगे। जी आगे चलते हैं। लेक्चर के इस हिस्से में हम स्टडी करेंगे ISA 620 के रिक्वायरमेंट्स कि वो एक्सपर्ट के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ऑडिटर डिसाइड ये करता है कि उसने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ नहीं करना बल्कि अपना अलहदा से एक्सपर्ट इंगेज करना है तो बिल्कुल वो कर सकता है। उस सेशन में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखिए रिक्वायरमेंट्स सेम है, बेसिक रिक्वायरमेंट सिमिलर। एक, उसने ऑडिटर एक्सपर्ट को भी इवैल्यूएट करना है बिल्कुल उसी क्राइटेरिया के ऊपर जिस क्राइटेरिया पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट को इवैल्यूएट किया था, और एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, उसके वर्क की एडिक्वेसी भी इवैल्यूएट करनी है उसी क्राइटेरिया पे जिस क्राइटेरिया पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क की एडिक्वेसी को इवैल्यूएट किया था। ठीक है, तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट सिमिलर है। तो इसी तरह स्टार्ट में ये कहता है कि अगर आपने ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज किया है, पहला काम क्या करना है, इवैल्यूएट करना है कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। उसी एक्सपर्ट को इंगेज करना है जो कंपिटेंट हो, कैपेबल हो और ऑब्जेक्टिव हो। किसी और एक्सपर्ट जो क्राइटेरिया मीट ना करा उस एक्सपर्ट को इंगेज हमने नहीं करना, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इसको मैंने मज़ीद फर्दर डिस्कस कर रहा। दूसरे नंबर पे ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। किस लिए? 2 पर्पस। बड़ा पर्पस क्या है? ताकि बाद में उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट किया जा सके, और दूसरा पर्पस क्या है? ताकि इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हम उसके साथ एग्रीमेंट कर सके। एग्रीमेंट में वो हर हमसे पूछेगा ना क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, अजम्पशंस वगैरह क्या होनी चाहिए, रिपोर्ट आपको कब तक चाहिए, ठीक है, और कुछ दूसरी चीज़ें डाटा के हवाले से हमने उसके साथ एग्री करनी है। तो कम अज़ कम वो हम इस काबिल हो जाएं कि उसके साथ उसकी ज़ुबान में बात कर सके, उसको बता सके कि आपने जो अजम्पशंस हैं वो आपकी रीजनेबल अजम्पशन क्या यूज़ करेंगे, उससे पूछ सके, डिस्कस कर सके, उसको काम बेहतर तरीके से बता सके। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद अब क्या करना है? एग्रीमेंट करना है ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ। ये वो स्टेप है जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके साथ हमने एग्रीमेंट नहीं किया था, उसके साथ तो मैनेजमेंट ने एग्रीमेंट किया था। मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले केस में हमने सिर्फ ये देखा था कि उस एग्रीमेंट को पढ़ लिया था, खुद एग्रीमेंट नहीं किया था एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि एंगेज ही हम नहीं कर रहे। यहाँ पे खुद एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों खुद एग्रीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद इंगेज कर रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, टर्म्स कौन कौन सी एग्री करनी है। इसका बेसिक आंसर तो ये है कि जो टर्म्स दुनिया के किसी भी इंगेजमेंट लेटर में एग्री की जाती हैं वही टर्म्स एग्री करेंगे। जैसे ISA 210 में हमने एज ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ टर्म्स एग्री की ना, तो वो उसमें आप देखें नॉर्मली जितनी भी टर्म्स होती हैं वो हर इंगेजमेंट किसी भी सर्विस के लिए आप अगर किसी के साथ इंगेजमेंट लेटर टर्म्स एग्री करेंगे उनमें वही चीज़ें होंगी।
याद है 210 में क्या क्या एंगेजमेंट लेटर में चीज़ एग्री की थी? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क, यहाँ पे भी स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। तो यहाँ पे भी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्री करेंगे, किसकी? ऑडिटर की और ऑडिटर एक्सपर्ट की। अब आपने ये एज्यूम करना है कि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं बल्कि उस वाले एग्रीमेंट के नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने जैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एक छोटी सी एग्जांपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये लिखा जा सकता है कि ये सोर्स डाटा है ना, इसको एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए, पढ़ा है हमने। जिस सोर्स डाटा की बेस पे रिपोर्ट बनेगी उसको एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। इसको कौन टेस्ट करेगा? ऑडिटर करेगा कि एक्सपर्ट करेगा? ये डिपेंड करता है उस डाटा की नेचर क्या है। जो एग्जांपल मैंने आपको दी ना उसमें तो नेचर सिंपल थी, वो तो ऑडिटर करेगा। लेकिन हो सकता है किसी केस में डाटा कम्प्लेक्स हो, उसमें एक्सपर्ट ही उस सोर्स डाटा को भी एक्सपर्ट ही टेस्ट कर सकता हो, ऑडिटर नहीं कर सकता। मे भी कोई ऐसी सिचुएशन हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस तरह की चीज़ें एग्री कर ली जाती है कि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होगी, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एक्सपर्ट की क्या जिम्मेदारी होगी। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या होगा? जैसे ऑडिटर की रिपोर्ट, अच्छा इससे ये मुराद नहीं है रिटर्न होगी कि वर्बल होगी। रिपोर्ट इंगेजमेंट लेटर रिटर्न होना लाजमी नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है वो रिटर्न होती है। फर्क समझ आ रहा है? इंगेजमेंट लेटर रिटर्न होना लाजमी, ज़बानी कलामी भी हो सकता है, ठीक है। खास तौर पे अगर एक्सपर्ट विद इन द फर्म इंगेज कर लिया, आपकी फर्म में कोई अलग से डिपार्टमेंट है जो कोई स्पेशल नेचर की जॉब्स करता हो, जैसे आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे टैक्स तो होगा ही ना, वो भी एक तरह से स्पेशलिस्ट सर्विस, वो काउंटिंग ऑडिट नेचर की सर्विस थोड़ी है। तो अगर विद इन द फर्म, ठीक है, हमारे ग्रुप में बल्कि एक पर्सन था, वो कोई आईटी का एक्सपर्ट, मतलब उसका नॉलेज थोड़ा ज़्यादा था। तो जब कभी किसी ऐसे क्लाइंट पे जाना होता था जहाँ पे आईटी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती थी, उसको टीम का हिस्सा बना के भेज दिया जाता था। तो बाज़ का फर्म के अंदर भी कुछ आईटी एक्सपर्ट लोग मौजूद होते हैं। तो अगर फर्म के अंदर से एक्सपर्ट को इंगेज किया गया है तो रिक्वायरमेंट सिमिलर होंगी, ये ज़हन में रखिए। रिक्वायरमेंट्स उस सूरत में हो सकता है जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में ना हो, लेकिन याद रखें रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट नहीं भी है उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। ये बात समझ आई? सीएफओ के साथ आपकी डिस्कशन हुई, आपने उससे कोई सवाल पूछे, उसने जवाब दिए। ये जो आप ज़बानी कलामी उसने दिए, रिटर्न फॉर्म में नहीं दिए, क्या ये एविडेंस है? एविडेंस है। स्टैंडर्ड कहता है ये जवाब है आपने, हालांकि ये रिटर्न फॉर्म में नहीं सीएफओ ने दिए, आपने अपने वर्किंग पेपर में इसको डॉक्यूमेंट करना। तो अगर किसी वजह से आपने एक्सपर्ट को एंगेज किया, उसके साथ एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में हो जाए तो अच्छी बात है, लाजमी नहीं। लेकिन रिटर्न फॉर्म में, अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं भी है तो जो ज़बानी कलामी आपने चीज़ें तय की है ना, उनको आपने अपने किसी वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट कर देना एविडेंस के तौर पे, ठीक है। उसी तरह जो फॉर्म ऑफ रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट देते हैं जो, वो पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस। और नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन क्या होता है? लिमिटेड एश्योरेंस। क्या हम ऑडिटर भी एक तरह से प्रैक्टिशनर है ना? हम अपनी फील्ड के अलावा किसी भी दूसरे बंदे को एक्सपर्ट कहते हैं। हो सकता है किसी दूसरी फील्ड का बंदा, उसके लिहाज से हम एक्सपर्ट हो, तो हम जब वो हमसे कहेगा हमें रिपोर्ट चाहिए, तो हम उससे पूछेंगे कि नहीं पॉजिटिव फॉर्म में रिपोर्ट चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, उसको एक्सप्लेन। तो इसी तरह में भी दूसरी एक्सपर्ट की फील्ड में भी रिपोर्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हो, पॉजिटिव होता हो, नेगेटिव होता हो। तो हम एग्रीमेंट में तय करेंगे कि फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, ठीक। और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट, ये क्यों लिखा? जिस तरह हम ऑडिटर है, हम पे कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना। हमने आगे किसी बंदे को एंगेज किया जैसे एक्सपर्ट को, क्या वही रिक्वायरमेंट्स जो हम पे अप्लाई हो रही है एक्सपर्ट पे भी अप्लाई होंगी कि नहीं होगी? एक्सपर्ट ने भी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है ना, इसलिए। तो ये कुछ मैटर्स है जो हमने एग्रीमेंट में तय करने हैं। जी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बताना है कि उसका जिम्मेदारी क्या है, क्या क्या काम उसने करना है, क्या काम हमने करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये है बेसिकली उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर ना करे। ये स्पेसिफिकली हमने एग्री करना है। ये 500 में अगर ये रिस्पांसिबिलिटीज ये मैनेजमेंट और एक्सपर्ट की है और कि 620 में है तो ये ऑडिटर और हाँ जी बिल्कुल, अगर 500 में होगा तो ये जो जाहिर है 500 में जो एंगेजमेंट लेटर एग्री होगा उन दोनों का, उसमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और उसके एक्सपर्ट की जिम्मेदारियां होंगी ना। क्या है उसमें 500 में हमारे लिए सबसे अहम चीज़ पता क्या होती है? ये नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क। ये पढ़ना कि हमारे पर्पस के मुताबिक ही चीज़ें एग्री की गई कि नहीं, स्कोप रीजनेबल है कि नहीं, उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस तो नहीं इम्पोज की गई। जैसे इंटरनल आर्ट वाले में हमने पढ़ा था कि अगर इंटरनल आर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, उसका स्कोप ऑफ वर्क रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी, स्कोप जितना कम किया करता है वो उतना हमारे लिए इररेलेवेंट होता जाएगा, कम यूजफुल होता जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने स्कोप ऑब्जेक्टिव को देख लेना है कि क्या वो रीजनेबली हमारी नीड्स को कवर करता है। वापिस आ जाए, एग्रीमेंट क्लियर हो गया, क्या क्या चीज़ें तय करनी है हमने, और एक डिस्कशन हमने कर ली इसका रिटर्न होना जरूरी है कि नहीं, क्या एग्रीमेंट का रिटर्न होना लाजमी है? नहीं है। इसके बाद वैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क, एक्सपर्ट के वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है। वही चीज़ें 3, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स रीजनेबल होने चाहिए, अजम्पशंस एंड मेथड्स रीजनेबल, और सोर्स डाटा एक्यूरेट कंप्लीट होना चाहिए। वही क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। हाँ, अगर फर्ज कीजिए आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए यहाँ पे, उधर तो 500 में तो ये पढ़ा था ना, अगर एडिक्वेट नहीं है वर्क तो क्या करो, तो अपना एक्सपर्ट अपॉइंट कर लो। यहाँ पे भी अगर आपको पता चलता है कि वर्क एडिक्वेट नहीं है तो क्या करें? नहीं, स्टैंडर्ड कहता है पहले तरतीब से चलें, पहले उसी एक्सपर्ट से एडिशनल वर्क एग्री कर लें, उनसे कहें सर ये मजीद काम कीजिए। नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हो, अगर आप इस काबिल है कि खुद एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, खुद कर लें। अगर नहीं कर सकते फिर किसी और एक्सपर्ट को भी इंगेज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले बेहतर यही है कि आप फर्दर वर्क एग्री कर लें, एक्सपर्ट के साथ या डिसाइड कर लें कि आपने परफॉर्म करना, नहीं तो फिर किसी और एक्सपर्ट को भी जो फर्दर एडिशनल वर्क होगा वो परफॉर्म करने के लिए इंगेज कर सकते हैं। और अगर फर्दर वर्क एडिक्वेट नहीं है लेकिन किसी और को भी इंगेज नहीं कर सकते, उस सूरत में ये स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। ठीक। रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट, एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया, बताइए ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा, ऑडिटर या ऑडिटर और एक्सपर्ट दोनों? सिर्फ ऑडिटर करेगा। अच्छा, क्या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये लिख सकता है कि बाकी का ऑडिट तो मैंने किया है, ये जो पेंशन लायबिलिटीज वाला एरिया है इसके ऊपर एक्सपर्ट ने काम किया? नहीं लिख सकता। स्टैंडर्ड कहता है इससे यूजर को ये इमेज मिलेगा जैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं करना है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपने सारी की सारी जिम्मेदारी खुद लेनी है, ठीक है। तो एक्सपर्ट को यूज करने से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, स्टिल वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए लायबल है। कल क्लार्क अगर एक्सपर्ट के वर्क में कोई प्रॉब्लम निकल आती है, साबित हो जाता है कि वो गलत था, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड याद रखे ऑडिटर के खिलाफ केस, जो शेयर होल्डर्स हैं ऑडिटर के खिलाफ केस फाइल करेंगे। क्यों? उन्होंने ऑडिटर को एंगेज किया था ये काम करने के लिए, और ऑडिटर जिम्मेदार था, रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर ने साइन किए थे। हाँ, बाद में ऑडिटर फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ऑडिटर लायबल होगा, बाद में ऑडिटर फिर एक्सपर्ट को पकड़ेगा अपने एग्रीमेंट की बेस पे कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्री हुई थी, आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की अपनी, उस वजह से फ्रॉड था, सामने नहीं आया, अब आप कंपनसेट करें, मुझे इंडेमनीफाई कीजिए। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ऑडिटर, ये आपने पढ़ा होगा वो लॉ में पार्टनरशिप का कंसेप्ट होता था कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए कोई भी डिफॉल्टिंग पार्टनर हो, दूसरे पार्टनर भी लायबल होंगे, लेकिन बाद में पार्टनर फिर आपस में डिफॉल्टिंग पार्टनर से रिकवरी करवाते हैं। तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। रिपोर्ट में एक्सपर्ट के वर्क को रेफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, अगर 3 सिचुएशंस हैं, 3 एक्सेप्शंस हैं जिनमें एक्सपर्ट के वर्क को रेफर किया जा सकता है। पहली एक्सेप्शन, अगर लिस्टेड कंपनी हो तो की ऑडिट मैटर सेक्शन में हम एक्सपर्ट को डिस्कस करते हैं। ये रिक्वायरमेंट पहले नहीं होती थी, अब आई है 3-4 साल पहले। लिस्टेड कंपनी हो,
की ऑडिट मैटर पैराग्राफ देना लाजमी होता है ना एक्सपर्ट को अगर इंगेज किया हो, तो एक्सपर्ट को रेफर कर सकते हैं। दूसरी एक्सेप्शन, अगर लॉ रिक्वायर करे कि एक्सपर्ट यूज हुआ है तो आपकी रिपोर्ट में जिक्र होगा, तो उस सूरत में हम बता सकते हैं अपनी, उस सूरत में लॉ ने ये भी बताया होगा फिर कि एक्सपर्ट को रेफर कहाँ पे करना है। शायद वो ये कह दे जहाँ पे आइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके साथ आखिरी 2 लाइनों में ये भी बता दें एक्सपर्ट को इंगेज किया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी। ज़ाहिर लॉ जब ये बात बताएगा एक्सपर्ट का जिक्र करना है तो ये भी बताएगा फिर कहाँ जिक्र करना है। लॉ की रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट असली हमने करना ही करना। हाँ, लेआउट ऑफ ऑर्डर, हाँ वर्डिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट चेंज हो रहा है बिल्कुल। तो हाँ तो वो 210 का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली मिसअंडरस्टैंडिंग इससे नहीं हो क्योंकि उसकी वर्डिंग फिर देखना पड़ेगा कि लॉ वर्डिंग क्या प्रेस्क्राइब करता है। और तीसरा केस है कि जब आप उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट की बेस पे ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हो, यानी मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कहा 500 मिलियन, हमारे एक्सपर्ट ने कहा 400 मिलियन, हमने किस एक्सपर्ट की बात, मैनेजमेंट किस एक्सपर्ट की बात मानेगी? आपने, और हमने किस एक्सपर्ट की बात मानी? अपने। हम ओपिनियन कौन सा देंगे? ये मिस स्टेटमेंट होगी 100 मिलियन की, हम अगर मटेरियल है क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। और आपको पता है रूल के मुताबिक जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे तो आपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में उसकी रीजनिंग एक्सप्लेन करनी है। तो नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए अब एक्सपर्ट का जिक्र भी करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की वैल्यू ये थी, हमारे एक्सपर्ट की वैल्यू ये थी, डिफरेंस ये है जो कि मिस स्टेटमेंट है। तो ये 3 केसेस हैं जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ कर सकते हैं, एक्सपर्ट के वर्क को रेफर कर सकते हैं, वरना नहीं करना, नॉर्मली नहीं करना। 3 केसेस में कर सकते हैं। पहला केस क्या है? लिस्टेड कंपनियां की ऑडिट मैटर दे सकते हैं रिपोर्ट में, दूसरा लॉ रिक्वायर कर रहे हो, तीसरा जब ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हो तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेनेशन के लिए जिक्र कर सकते हैं एक्सपर्ट का। हाँ, अगर एक्सपर्ट का जिक्र करना है ना रिपोर्ट में तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने उसकी परमिशन ले लेनी है, इजाज़त ले लेनी है एक्सपर्ट से कि अपनी रिपोर्ट में आपका जिक्र कर रहे हैं, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। और बेसिकली वो इजाज़त हम यहीं पे ले लेते हैं, वरना आपके सिर में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एंड पे वो इजाज़त ना दे तो क्या करेंगे? एग्रीमेंट जब कर रहे होते हैं ना, ठीक है, ये तो मेन पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया ना, इसके अलावा कुछ और मैटर्स भी एग्री हो सकते हैं। आप शायद जब नोट्स पढ़ेंगे उसमें 2-3 और भी मैटर्स आपको नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एग्री कर सकते हैं हम कि सर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हुआ ना तो आपका नाम यूज़ कर लेंगे, अगर आपको एतराज़ है तो भी बता दीजिए। जी, ये था हमारा 620। जी पूछिए कुछ। देखिए, अगर एविडेंस, एक एविडेंस और दूसरे एविडेंस में फ़र्क हो ना, उसे हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर एविडेंस कुछ और कह रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई और अमाउंट है तो ये इनकंसिस्टेंसी नहीं, ये मिस स्टेटमेंट कहलाती है। मिस स्टेटमेंट भी आ जाएगी बिल्कुल। अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट कुछ हो रहा है, ऑडिट एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट कुछ हो रहा है, दोनों में फ़र्क है, तो ये बेसिकली एविडेंस में इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि हमारे लिए दोनों एविडेंस है एक तरह से, लेकिन चूंकि हमने रिलाई करना है अपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है, तो फिर वो इनकंसिस्टेंसी मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। हर इनकंसिस्टेंसी मिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है, जब साबित हो जाए। हाँ जी बिल्कुल जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर, 620 हमने डिस्कस कर लिया। आपने इसको रीड ज़रूर करना है और कंसेप्ट्स जो है वो साथ साथ आप ना जितने भी से पिछले स्टैंडर्ड हमने कवर किए हैं उसको रीड करते रहें, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल आपको साथ में प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ और आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अभी मैं आपसे चेकिंग नहीं कर रहा, ये टेस्ट नहीं कर रहा कि आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। ये 1-2 हफ्तों के बाद ये मैंने चेकिंग या टेस्टिंग शुरू कर देनी है, या कुछ इस तरह का सिस्टम करेंगे कि मैं होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दिया करूँगा, वो लाजमी चेक किया करूँगा, क्योंकि अभी मैंने आपके ऊपर छोड़ा और मुझे पूरा यकीन है 70% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं कर रहे होंगे कुछ भी। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप काम कर रहे होंगे वो नोट्स को पढ़ रहे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होंगे। इतना काम पास होने के लिए काफ़ी नहीं है। आपने क्वेश्चंस को नॉर्मली लाजमी रीड करते रहें, हो सके तो रिटर्न फॉर्म में उनको अटेंड भी करते रहें, पास्ट पेपर के क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं चेकिंग शुरू करूँगा 1-2 हफ्तों के बाद।
आपको अभी से बता रहा हूँ ताकि आप तैयार हो जाएं और मुझे भी तैयार रखें, बाद में याद करवा दीजिएगा सर आपने ये काम करना था, एक मकसद ये भी होता है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।